देखो लास्ट क्लास तक मैंने अबाव प्रिंसिपल, हुंड प्रिंसिपल एंड पाउली प्रिंसिपल किया था, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। कुछ डाउट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो वो बताओ, फिर हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं है तो सभी लोग टॉपिक का नाम डालो केमिकल बॉन्डिंग। क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग? इस टॉपिक को समझने से पहले मैं कुछ टर्म से मैं आपको मिलवा रहा हूं, कुछ चीजों से मैं आपको मिलवा रहा हूं जो आपको केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी होंगे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग लेसन का नाम डालो, लेकिन इसके अंदर कुछ टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं। सबसे पहला टर्म्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आप जानते हैं एटम के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना भी आता ही आता है, ठीक है। एक एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर, कोई भी एटम ले लो, एक एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अगर एटम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। एटम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। जितने एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं डिफाइन करने चलूं तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कहा? आउटर मोस्ट सेल, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। और जो आउटर मोस्ट सेल होती है ना बेटा, उसको हम बैलेंस सेल के नाम से भी जानते हैं। बैलेंस सेल, आप आउटर मोस्ट सेल बोलो चाहे उसको बैलेंस सेल बोलो, दोनों का मतलब ही एक होता है, समझ लो। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो ना, बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स वही आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन वही क्या होंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर बता सकते हो। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज में अगर मैं बात करूं सोडियम के लिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने चलूं 281, तो दिस इज फर्स्ट सेल के सेल, ये एल सेल, ये वाली कौन सी होगी? एम सेल। तो अगर मैं सोडियम के केस के लिए बैलेंस सेल के लिए बोलूं तो कौन सी है बैलेंस सेल? इसमें एम सेल। दिस इज आउटर मोस्ट सेल मतलब बैलेंस सेल। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सोडियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होता है, ठीक है। सपोज मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12, 2,8,2। तो दिस इज फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, है ना, लास्ट फाइनल। बैलेंस सेल कौन से है इसमें भी? एम सेल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो मैग्नीशियम में कितने हैं? 2। सोडियम में कितने हैं? 1। वैसे ही एल्यूमिनियम में कितने होंगे? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 2,8,3। दिस इज फर्स्ट सेल मतलब के सेल, एल सेल और एम सेल। दिस इज आउटर मोस्ट सेल। तो एल्यूमिनियम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। तो एल्यूमिनियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। मैग्नीशियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। ठीक है, पहले ये डेफिनेशन लिखो, फिर 3 एग्जांपल भी कर लो।
कर लोगे, इसको इरेज कर दो, ठीक है। चलो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझने के बाद हम डिस्कस करते हैं बैलेंसी। बैलेंसी क्या होती है? बैलेंसी नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बैलेंसी। बैलेंसी क्या होती? कुछ नहीं, दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? बैलेंसी। मतलब एक एटम कितने एटम से कंबाइन हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंसी। या हम दूसरे टर्म से भी डिफाइन कर सकते हैं। बैलेंसी का मतलब होता है एक एटम कितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ सकता है, मतलब हाइड्रोजन के बेसिस पे बैलेंसी को समझाते हैं। बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी दूसरे एटम से, है ना, उसी को हम बैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं बैलेंसी किसी भी एटम की क्या होती है? कोई एटम कितने हाइड्रोजन एटम से मैक्सिमम जुड़ सकता है, उसी को हम बैलेंसी बोलते हैं, हाइड्रोजन के बेसिस पे समझाते हैं, ठीक है। चलो इसको हम सिंपली बोले, आप बोलेंगे दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कैपेसिटी ऑफ एटम, एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? बैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक एटम कितने एटम से जुड़ सकता है, तो जुड़ता क्यों है वो तो अभी अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन बैलेंसी का मतलब ये है। लेकिन हम बैलेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बैलेंसी को कैलकुलेट करने के लिए ना एक चीज ध्यान रखना, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आउटर मोस्ट सेल में, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो इस केस में बैलेंसी भी यही होगी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यही होगा। अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बैलेंसी भी 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बैलेंसी भी 2 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3, बैलेंसी भी कितनी होगी? 3। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4, बैलेंसी भी कितनी होगी? 4। तो इन 4 केसों में तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसी के बराबर होता है इन केसों में, समझ रहे हो? चलो फिर इसका मतलब क्या था देखते हैं। जैसे सोडियम है आपके पास, अभी अभी देखा सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 2,8,1। मैंने बोला ना आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बैलेंसी भी 1 होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम के केस में कितने होते हैं? 2,8,2। बैलेंस आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2, बैलेंसी भी 2, ठीक है। एल्यूमिनियम, सपोज एल्यूमिनियम का 13 होता है, 2,8,3। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, बैलेंसी भी 3, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3। चौथा एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4, बैलेंसी भी कितनी होगी? 4। तो आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो उस टाइम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बैलेंसी के बराबर होती है, समझ रहे हो। लेकिन अगर 4 से ज्यादा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हुए तो उस टाइम आप आउटर मोस्ट के सेल के इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करके बनाना। मतलब अगर मैं डिफाइन करने चलूं सपोज दूसरे के लिए, ठीक है, मान लो मैं ऑक्सीजन के लिए चलूं, ऑक्सीजन के केस के लिए, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 8, 2,6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। यहां पर बैलेंसी 6 नहीं होगी। जब आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बैलेंसी को 8 में से माइनस करके निकालते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करो, जितनी वैल्यू आएगी वही उसकी बैलेंसी होगी। तो बताओ फिर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 ना, तो 8 में से 6 माइनस होगा तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी? 2। 4 से ज्यादा अगर होंगे आउटर मोस्ट में तो 8 में से माइनस करके निकालते, ठीक है। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है? 2, ठीक है।
चलो नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। बैलेंसी 5 नहीं होगी, कितनी होगी? 8 में से माइनस करेंगे, कितनी आएगी? ठीक है, चलो एक और लेते हैं। नाइट्रोजन के बाद एक ले लो आप ले लो फ्लोरीन। फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, 2,7। कितनी आएगी? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। बैलेंसी कैसे निकलेगी? 8 माइनस, ऐसे निकालेंगे, समझ रहे हो? और कुछ एलिमेंटों की बैलेंसी 0 भी होती है, ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल में जो 18th ग्रुप है ना, 18th ग्रुप, जैसे मान लो नियॉन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10, सॉरी 18, सॉरी नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, ठीक है। तो 18 ग्रुप का एलिमेंट है, 2 कितना होगा? 8। 8 में से इसको माइनस करोगे, कितना आएगा? बैलेंसी कितनी आएगी नियॉन की? बैलेंसी 0 आने का मतलब समझ रहे हो? ये किसी दूसरे एटम से कंबाइन हो ही नहीं सकता नॉर्मल कंडीशन। बैलेंसी क्या बताती? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। अगर बैलेंसी कुछ है तो कंबाइन करेगा, अगर बैलेंसी 0 है तो किसी अनदर एटम से वो कंबाइन नहीं करेगा। तो 18 ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। इनर्ट होने का मतलब वो किसी से दूसरे से रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 में से 8 माइनस करेंगे तो बैलेंसी कितनी आ जाएगी? 0। ये बैलेंसी क्यों डिफाइन होती समझ रहे हो? तो हर कोई एटम बैलेंसी तब शो करेगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हर कोई एटम चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बैलेंसी टर्म्स ही डिफाइन तब होता है। बैलेंसी का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जो एटम की टेंडेंसी है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जो एटम की टेंडेंसी है, उसी को बैलेंसी बोलेंगे एक टाइप से, समझ रहे हो? ऑक्टेट रूल सुना होगा आपने, आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बैलेंसी भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी एटम की होती है। बैलेंसी 0 है मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन एक एक्सेप्शन आपके पास बता रहा हूं, 18 ग्रुप में सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन आपके पास एक हीलियम एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। ये 18 ग्रुप का एलिमेंट है, आपके हिसाब से इसकी बैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2। लेकिन 18 ग्रुप के एलिमेंट की सबकी क्या होती है? 0, क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट वाला रूल तो सेकंड सेल से लगता है। फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास एक ही सेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तब वो क्या है? उसकी बैलेंसी उस केस में क्या होगी? 0। तो हीलियम की बैलेंसी क्या होती है? 0 होती है, समझ रहे हो? तो ये चीज करो, बैलेंसी डिफाइन करो। ये एग्जांपल भी कर लेना। आउटर मोस्ट में 1 से 4 तक होंगे तो बैलेंसी भी यही और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यही, ठीक है। फिर इसके बाद नए टर्म से मिलते हैं। बैलेंसी भी समझ गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ गए। अगर ये 2 चीजें समझ सकते हो तो अब हम समझेंगे बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड। रिवाइज कर दो इसको, हाँ? एक हेडिंग डाल लो छोटा सा, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब 8 होता है। ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑल एटम वांट्स देयर ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट सेल। इस रूल के अकॉर्डिंग हर एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए?
outermost cell contain 8 electrons according to this rule. ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एटम अपने आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इसी रूल को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं. अगर आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी वो केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो केमिकल बॉन्ड नहीं बना. इसी के बेस्ड है केमिकल बॉन्डिंग. ऑक्टेट रूल अगर कंप्लीट नहीं है, अगर एटम के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी वो दूसरे एटम से कंबाइन होगा, तभी केमिकल बॉन्ड बनेगा. 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो एटम क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. हमारे इसी रूल के अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्ड को समझना पड़ता है. ठीक है, ऑक्टेट रूल को शॉर्ट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेना आउटरमोस्ट सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस रूल. इसको इरेज कर रहे हैं. चलो अब डालते हैं नई चीज. एक नया टर्म्स होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो मैंने वीडियो के अंदर पूरा बनाया है. ठीक है, इसको देख लेना एक बार. सीधे हम डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं. केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही यूज होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए. वैसे तो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं जरूरी होता है, बॉन्ड बनाते हैं ऑर्बिटल्स. ठीक है, लेकिन कौन से ऑर्बिटल काम में लिए जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए? आउटर मोस्ट वाले. बैलेंस सेल के ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो हम अंदर के इलेक्ट्रॉनों से मतलब नहीं रखेंगे, हम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से ही मतलब रखेंगे. कब? बॉन्ड बनाने के लिए. तो एक स्ट्रक्चर होता है, डिटेल में तो आप YouTube के अंदर मेरा वीडियो के अंदर देख लेना, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर है ना. लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखाया उसमें. ठीक है, चलो मैं एक चीज समझ रहे हैं. लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस भैया बोलता है कि जो एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको डॉट के थ्रू या क्रॉस के थ्रू एटम के अराउंड दिखाना बोलता है. ये रूल आपसे बोलता है कि जो एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉनों के या तो उस एटम के सिंबल के अराउंड डॉट के थ्रू दिखाओ या क्रॉस के थ्रू. जैसे अगर मैं सोडियम की ही बात करूं तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 281 ना. या तो ऐसे दिखाओ बोलता है वो उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, या आपकी मर्जी इस फॉर्म में भी दिखा सकते. ठीक है, जैसे मैग्नीशियम के केस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 282 ना. तो या तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाओ मैग्नीशियम के केस, या उस 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखाओ. ये स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर यही बोलता है आपसे. इसको हम लुईस डॉट सिंबल्स बोलते हैं. ठीक है, चलो ये डिटेल में मैंने बताया किसका कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन हम हेडिंग डालते हैं डायरेक्ट. हेडिंग डालो, पहले तो एक हेडिंग डालो केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड, और मैंने आपको बता दिया कि केमिकल बॉन्ड तभी बन सकता है जब एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो. ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं है. बॉन्ड का मतलब एक अट्रैक्शन होता है. ध्यान से समझो, जहां पर भी बॉन्ड टर्म्स यूज होता है ना, बॉन्ड जहां पर भी यूज होता है उसका मतलब होता है अट्रैक्शन. जरूरी नहीं हो फिजिकल टच हो कहीं का, धागे से बांधा हो उसका मतलब बॉन्डिंग नहीं है. ठीक है, बॉन्डिंग का मतलब जैसे आप कोचिंग आते हो, आप कोचिंग पढ़ के मार्केट घूम के कहां जाते हो? लास्ट में अपने घर में जाते हो. मतलब आपके घर से बॉन्डिंग है. ठीक है, आपके पेरेंट्स से बॉन्डिंग है. ये थोड़ी कि धागे से बांधे हैं आप लोग. बॉन्डिंग का मतलब एक अट्रैक्शन है. अल्टीमेटली आप घूम फिर के कहां जाते हो? घर ही. स्कूल जाना है तो कहां जाते हो? स्कूल.
आपकी अपने स्कूल से भी क्या है, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग का मतलब एक अट्रैक्शन है। ये क्या होता है, कुछ नहीं, मॉलिक्यूल्स के अंदर, ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं एटम अकेला रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंने बोला ना ऑक्टेट रूल ही केमिकल बॉन्डिंग की बेस होगी। अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी दूसरे एटम से क्या करेगा, कंबाइन करेगा। जब एटम एटम से कंबाइन होता है तो एटम और एटम के ग्रुप को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ध्यान से सुनना, ये था आपका सपोज एक एटम, एटम का आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट नहीं था, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, तो ये एटम क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से कंबाइन करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब एटम और एटम कंबाइन होंगे तो एटम का क्या बनेगा, ग्रुप, और एटम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास हाइड्रोजन था, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन था, ये दोनों ही क्या आपके पास एटम है, समझ रहे हो। इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या होता है, मैंने बोला ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, एक और एक। आप जानते हैं एटम है और ये भी एटम है, तो हाइड्रोजन के पास एक सेल होती है, कितनी, एक सेल। तो एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, अभी तो एक ही है, इसके पास भी एक है, 2 कंप्लीट करने के चक्कर में ये इससे जुड़ेगा, इसके पास भी क्या है, एक है, ये भी 2 कंप्लीट करने के चक्कर में इससे जुड़ेगा। ये आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, बॉन्डिंग करेंगे, तो ये आपस में क्या बना देंगे, H2 बना देंगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे बॉन्डिंग होगी इसमें। अगर मैं इसको दिखाऊं, आपने छोटी क्लासों में कुछ ऐसे सीखा होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के ये बना देंगे, समझ रहे हो, कर सकते हो ना। इसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर, दिस इज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटमों के बीच जो अट्रैक्शन होता है या जो प्यार होता है, कह सकते हैं ना, उसी को हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटमों के बीच जो अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है, अट्रैक्शन वाला, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। पहले केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करते हैं, फिर इसके टाइप्स देखेंगे। केमिकल बॉन्ड के अंदर लिखो, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, केमिकल बॉन्ड के अंदर लिखो, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, केमिकल बॉन्ड के अंदर लिखो, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 एटम्स, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स कहां, फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 एटम, बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल्स, इन अ मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हो। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड, समझ रहे हो। चलो, तो केमिकल बॉन्ड आपके 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको 3 ही पढ़ने, मगर मैं इनके टाइप बताऊं। पहला होता है आपके पास आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड होता है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हो, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, डेटिव। और चौथा होता है आपके पास मेटालिक बॉन्ड,
मेटेलिक बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड होते हैं आपके पास, समझ रहे हो। सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड को देखते हैं, इसको करो फिर हम हेडिंग डालना आयनिक बॉन्ड। इसको इरेज कर दूं। देयर आर 4 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। तेरे को भी ज्यादा आवाज, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कैंसिल हो ही जाती है खुद ही, वहां की नहीं आ रही है, इसमें तेरे कानों में दिक्कत हो रही होगी बस। हेडिंग डालो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड बनने के लिए ध्यान से बनना, इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज, ये बॉन्ड कहां बन सकता है? ये बॉन्ड हमेशा बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, यही बनता है। जब एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के पड़ोस में आ जाती है तो उस टाइम ये वाला बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कब। मेटल के पड़ोस में अगर नॉन मेटल को लेके आ रहे हो तभी ये वाला बॉन्ड पॉसिबल है। चलो पहले बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करते हैं। लिखो, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आयनिक बॉन्ड को समझो पहले, लिखो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, this bond is formed after the complete transfer of electrons. This bond is formed after the complete transfer of electron, formed after a complete transfer of electrons। ये बॉन्ड हमेशा कब बनेगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और दूसरी चीज, आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के ही बीच बनता है। अभी समझेंगे क्या होगा। सपोज एग्जांपल से ही करते हैं फिर। मान लो एक एटम है ए, ठीक है, दूसरा एटम है आपके पास बी, ठीक है। इनमें से कोई एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा। अभी एग्जांपल से समझेंगे, अभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो। तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? एटम केमिकल बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट के जितने भी एटम आएंगे सबके सब आउटर मोस्ट के ही इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। अंदर के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग के लिए कोई मतलब नहीं, ठीक है। मान लो ए और बी हैं, सपोज इसने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको किया, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले पे आता है पॉजिटिव और इस पे आएगा निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। अब आप जानते हैं पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन, और जो निगेटिव आयन होता है उसको आप एनायन बोला करते हो, ठीक। दो अपोजिट आयन्स के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उस अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जब भी दो अपोजिट आयन्स होंगे पास पास में, उनके बीच एक फोर्स काम करेगा अट्रैक्शन वाला, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक
अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए एक एटम आएगा ए, दूसरा बी। एक एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कैटायन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है, और उस छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा एटम लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना क्या आएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज। समझ लो, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया मतलब कैटायन, दूसरा बन गया नेगेटिव चार्ज। कैटायन और एनायन बन गए। अब दो अपोजिट कैटायन, आप जानते हैं कैटायन पॉजिटिव और एनायन क्या होता है, नेगेटिव। दो अपोजिट आयंस के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ही आप आयनिक बॉन्ड बोलते हो। समझ रहे हो? तो पहले आप कुछ ऐसे लिख के ए और बी यहां पर कैटायन बनाओ, कुछ ऐसे मैं बना दे रहा हूं, चलो कुछ दूसरे तरीके से बना दे रहा हूं इसको। कुछ ऐसा होगा, देखो ए आया, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, ए प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और दूसरा बी था, बी क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट होगा, बी माइनस पे कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो? अब ये कैटायन हो गया, मतलब ये दिस इज कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कैटायन। और ये आपका एनायन, बस। तो ये दोनों आपस पास पास आएंगे, मतलब ए प्लस बन गया, दूसरा बी माइनस है। इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन काम करेगा, उसी अट्रैक्शन का क्या नाम होता है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड को हम क्या भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये लिख के कुछ ऐसे बना दो, ये फिर यहां पर आयनिक बॉन्ड बन गया। इसको अभी एग्जांपल से भी समझेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर इसलिए हो रहे हैं ना बेटा, आप हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होता है ना, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए एक मेटल आना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल। तो दुनिया की जो भी मेटल हुआ करती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया करती है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती है। और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन की गरीब होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। तो अगर मैं ए और बी में कंपेयर करवाऊं, तो ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब ये हमेशा, ये क्या होगी फिर, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ी तो मेटल है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या होगी, नॉन मेटल। ए इज मेटल, बी इज, जरूरी नहीं ए और बी में से कोई भी मेटल नॉन मेटल हो सकता। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है नॉन मेटल। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, ए आपका मेटल है, बी क्या आपके पास नॉन मेटल है। समझ रहे हो? इसको करो, फिर आगे देखते हैं। आयनिक बॉन्ड करो, फिर इसको करो। हाँ, बैलेंस वाले ऑर्बिटल ही तो काम में आते हैं। वो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल थ्योरी चलती है, आयनिक बॉन्ड में ऑर्बिटल नाम का नहीं आता था। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ऑर्बिटल की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। कोवेलेंट टॉपिक के अंदर ऑर्बिटल का कुछ कंसेप्ट बताएंगे। आयनिक बॉन्ड में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं करते, समझ रहे हो? एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को बनने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज आयन चाहिए, दूसरा नेगेटिव चार्ज आयन, कहीं से भी आए बॉन्ड बन जाए। समझ रहे हो? किसी भी डायरेक्शन से आए, एक पॉजिटिव चार्ज आयन के अराउंड किसी भी डायरेक्शन से कोई नेगेटिव चार्ज आयन आएगा, बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसको बनने के लिए दो एटम्स के ऑर्बिटल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना होता है, ठीक है। डायरेक्शन में नहीं आएंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय, ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। यहां पर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है आपका आयनिक बॉन्ड, किसी भी डायरेक्शन से आयन आए बन जाए। समझ रहे हो? जिसको इरेज कर दूं। वैसे भी जो ऑर्बिटल है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के तो अंदर होगा। व्हाट इज ऑर्बिटल? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम चांसेस होते हैं, वही क्या होता है, ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के तो अंदर होंगे। हालांकि हम समझा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, लेकिन काम तो ऑर्बिटल ही कर रहे होंगे वहां पर। समझ रहे हो? कर लोगे? चलो इसको इरेज करते हैं। अब हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग।
तीन कंडीशन है, मैं लिखवाऊंगा आयनिक बॉन्ड बनने की। आयनिक बॉन्ड क्या होता है आपने पढ़ लिया। यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा, समझ रहे हो। तो अब हम यहां पर सीखते हैं, हेडिंग डालो कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग, ये कंडीशन ही आपको आनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन फॉर या कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग, कंडीशन ऑफ या कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग। पहली कंडीशन तो क्लियर कट है, इस बॉन्ड को बनने के लिए मेटल के साथ क्या आना चाहिए, नॉन मेटल। ये तो कंडीशन स्पेशल है, समझ लो। मेटल के साथ क्या आना चाहिए, नॉन मेटल्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसको पहले मेटल और नॉन मेटल वाला कर लो। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग, पहला मेटल के साथ क्या आना चाहिए, नॉन मेटल, ठीक है। अगर एक नॉन मेटल है और एक मेटल है तो वहां पर आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। मतलब वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, दूसरे कंडीशन को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो नॉन मेटल होते हैं ना, ये तो समझ गए ना, मेटल के साथ नॉन मेटल आना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। जो मेटल हुआ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती है। बात समझ में आ रही ना। मेटल क्या होते हैं, कुछ नहीं, हाइड्रोजन को छोड़कर, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। मेटल क्या होते हैं मैं बता रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को छोड़कर जिस भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन इलेक्ट्रॉन हो, वो मेटल ही होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी मेटल को समझा सकते हो। मेटल के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, हाइड्रोजन को छोड़कर, समझ रहे हो, और हीलियम को छोड़कर, क्योंकि उनमें दो और एक मिल जाएंगे, उनको मत बोल देना मेटल, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ठीक है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, ध्यान समझो, इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी। मेरे पास पैसा है जेब में दबा के, आप रिक्वेस्ट ही नहीं करोगे तो मैं पैसा कैसे दे दूंगा, फ्री थोड़ी आ रहा है। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, तीन इलेक्ट्रॉन होगा। उन आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कुछ इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी दी जाती है किसी एटम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से समझो, एक टर्म से मैं मिलवा रहा हूं। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आप एटम को देते हो, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, या उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हो, ठीक है। आप सिंपली बोलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यह है किसी एटम को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान समझो, किसी एटम को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाएगी बाहर से, उसी को आप बोलेंगे, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए डिफाइन होती है, एटम के लिए, ठीक है। तो मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतने जल्दी मेटल इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा मेटल, उतने जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो मतलब दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी क्या होनी चाहिए, शुड बी लेस। मेटल को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आप एनर्जी देंगे बाहर से, वही क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। जो थोड़ी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तभी तो जल्दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जितने जल्दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतने जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो पहली कंडीशन, मेटल के साथ नॉन मेटल आना चाहिए आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। दूसरा,
मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। वैसे तो कम ही होती है, हर मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन जिसकी बहुत कम, उस कम होगी, बहुत ही ज्यादा कम, वो जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तीसरी कंडीशन, जैसे मेटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होती ना, वैसे ही नॉन मेटल के लिए एक चीज और डिफाइन होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं, एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसके लिए जितनी एनर्जी कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी, वो उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड में। नॉन मेटल के लिए क्या डिफाइन होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिस नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, वो जल्दी क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी फिर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ये से दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। ये तीन कंडीशन होती है किसी आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए, समझ लो। पहला, मेटल के सामने नॉन मेटल आना चाहिए। दूसरा, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम। और नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होनी चाहिए? हाई, तभी बनेगा। तो इसको इरेज करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। स्कूल में बता दिया था ये हैं? ये जो कंडीशन है मैंने बताई, क्या बताया था इसमें? NaCl का एग्जाम्पल दिखा दिया होगा तुम, हाँ? डिटेल में सीखना पड़ेगा ना, बाद में क्या करोगे? 12th के बाद कुछ कंपटीशन तो करोगे ही। हाँ, बुक में भी नहीं था, ये पीरियोडिक टेबल में मिलती है आपको, पढ़ा दिया था स्कूल में पीरियोडिक टेबल, उसी में होता है। हाँ, एफिनिटी भी होती है, नॉन मेटल के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, ये तीन चीजें आनी चाहिए। चलो फिर अब एग्जांपल से समझते हैं। आयनिक बॉन्ड के लिए ये तीन कंडीशन है, चलो इसको इरेज कर रहे हैं। क्या होनी चाहिए कंडीशन? मेटल और नॉन मेटल आने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो यही है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। दूसरा, जिस मेटल की, वैसे तो मेटल नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड बन ही जाता है, लेकिन ये कंडीशन है अच्छा किस में बनेगा, उसके लिए लास्ट की दो कंडीशनें थी, समझ रहे हो? मेटल के सामने नॉन मेटल आएगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन किस में अच्छा बनेगा उसके लिए सेकंड और थर्ड कंडीशन है, देख लेना। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी? हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए मेटल की। तीसरा, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन अगर है तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, किसमें अच्छा बनेगा वो सेकंड और थर्ड कंडीशन से समझाओगे, समझ रहे हो? चलो चलो फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं बना रहा हूं, इधर से सोडियम को लेके आ रहा हूं, दूसरी साइड से क्लोरीन। देखो इन दोनों में आयनिक बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, आप इसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, आयनिक बॉन्ड बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा फिर? देखो, आप जानते हैं बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। ठीक है, तो बताओ फिर इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 2, 8, 1। और इसमें कितने होते हैं? 2, 8, 7। समझो? तो हर कोई चाहता है अपना आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दो। तो बताओ फिर हमेशा मेटल ही क्या करता है? नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये तो नॉन मेटल है, ये तो लेना पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन, ये देना पसंद करेगा। कहां के इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं? लास्ट के, आउटर मोस्ट सेल के। ठीक है, चलो फिर पहले क्या करते हैं, देखो इन दोनों की अगर मैं बॉन्डिंग करना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या होगा? देखो सोडियम आएगा, सोडियम एनर्जी गेन करेगा। सोडियम का हम यही इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, आउटर मोस्ट वाला। ठीक है, सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कुछ ऐसा बना देगा, सोडियम कैटायन बन जाएगा। समझ लो, दिस इज कैटायन, सोडियम कैटायन। दूसरा, क्लोरीन भी था सामने, क्लोरीन था। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने थे?
7 ना, 7 ही तो 287 होता है। कितनी कमी 8 पूरा करने के लिए? 1। तो वो जो छोड़ा हो गया इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके किस में बदलेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया आपके पास? एनायन। समझ रहे हो? बस एक कैटायन बन गया और एक एनायन बन गया, दो अपोजिट चार्ज बन गए, तो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गए तो Na+ बन गया और Cl- बन गया, ये बन गया आयनिक बॉन्ड। समझ रहे हो? करो फिर। मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज क्या होती है? कम। और जितने भी हेलोजन हुआ करते हैं ना, हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या बोल रहा हूं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। वैसे तो हर नॉन मेटल की एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 17th ग्रुप की है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये याद रखना। तो ये मेटल था, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और बगल में क्या है? इलेक्ट्रॉन हाई एफिनिटी वाला एटम है, तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये नॉन डायरेक्शनल क्यों है वो बता दे रहा हूं, क्योंकि जैसे मान लो आयनिक बॉन्ड इनमें बन रहा है, तो Na+ के सामने क्या आ रहा है? Cl- ना। Cl- यही जरूरी है कि सामने से ही आ रहा है? नहीं, कहीं से भी आ सकता है। यहां से आएगा तब भी बन जाएगा बॉन्ड, यहां से आएगा Cl- तब भी बन जाएगा। तभी तो बोल रहे नॉन डायरेक्शनल है। किसी भी डायरेक्शन से एक अपोजिट आयन किसी दूसरे अपोजिट आयन के पास पहुंचे, बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में एक फिक्स डायरेक्शन में आना पड़ता है एटम्स को, है ना, ऑर्बिटल्स को। तभी कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल वाले होते हैं, और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में बन जा। समझ रहे हो? चलो एक एग्जांपल और करो आयनिक बॉन्ड का, फिर आगे चीजें करते हैं। के सामने सपोज Cl आ रहा है, पहली चीज आयनिक बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पोटेशियम इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल। चलो फिर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन करो, इनमें आयनिक बॉन्ड बनेगा पोटेशियम और क्लोरीन के बीच। पहली 3 कंडीशन ने बताई है, पहली कंडीशन आपको देखनी है बनने के लिए, मेटल और नॉन मेटल आने चाहिए। बन गया, फिर बनाओ, इसको करो। तो सबसे पहले पोटेशियम को पिक्चर में ले आओ, फिर क्लोरीन को पिक्चर में ले आओ। तो पोटेशियम क्या होता है? 19 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है? 19 अगर है तो इसका क्या होगा? 2,8,8,1। और इसका कितना होता है? 2,8,7। समझ लो? बस फिर ये मेटल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, 2 अगर आउटर में होते हैं तब भी मेटल, 3 होते हैं तब भी मेटल, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़। तो बताओ फिर मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। देखो ऐसा होगा कहानी। पोटेशियम लास्ट का इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ठीक है, ये वाला। और क्लोरीन में लास्ट में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मेटल ही तो छुड़वाएगा, इससे मत छुड़वा देना, मेटल ही छोड़ता है इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो के पे क्या आएगा? 1+। अब वो छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ये लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने पर कौन सा चार्ज आता है? K+ बन गया और Cl- बन गया। दो अपोजिट चार्ज आयन है, तो K+ के सामने क्या आ जाएगा? Cl। ये बन गया आयनिक बॉन्ड। समझ रहे हो? ये चीज आपको आनी चाहिए। फटाफट करो, फिर हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड।
कि ब्यो तो साहब कि ब्यो की है। हाँ हेडिंग तो डालो, फिर मैंने क्या बोला, इसको इरेज कर दूं? तो इतनी चीजों में कोई डाउट है तो बताओ, जो मैंने बोला उतनी चीज हम कर लेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड करेंगे, फिर आगे के बॉन्डिंग को हम कल देखेंगे, ठीक है।